अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले करियर काउंसलिंग प्लानिंग के बारे में मैं यहाँ पर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ करियर प्लानिंग? इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस टू प्लान योर प्रोफेशनल करियर। आपका टाइमली प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। डू यू लाइक रीडिंग? डू यू लाइक स्पीकिंग? डू यू लाइक एक्सप्लोरिंग? यू लाइक कम्युनिकेटिंग? यू लाइक प्लेइंग? तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप नोट डाउन करें। अगर आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हो तो सिट विथ योर पेरेंट्स, आस्क अबाउट योर स्ट्रेंथ्स टू योर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने आपको पैदा किया, आपका पालन पोषण किया, आपको बड़ा किया। दे नो योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो राइट डाउन योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग कहते हैं वीकनेसेस, वो वीकनेस नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स, सो दैट बिकम्स योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये आइडेंटिफाई होने के बाद आपको प्लान करना है कि आपके प्रोफेशनल करियर के लिए आपको क्या करना है। एज टुडे वी आर सीइंग मेनी स्टूडेंट्स आर प्लानिंग फॉर मेडिकल करियर। तो एक मेडिकल करियर में जाने के लिए क्या ऑप्शंस होने चाहिए? सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्योंकि हम लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली एक प्रोफेशनल करियर डिग्री जहाँ पे डॉक्टर की डिग्री हो, देर आर पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल्सो, जिसमें हम रिसर्च की बात कर सकते हैं, प्रोडक्शन, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डीलिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, जहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, लैबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हैं, देन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ओवरऑल एक फील्ड अगर आप मेडिकल देखें तो बहुत बड़ा फील्ड है, काफ़ी वास्ट है। कि आप अपने रिज़्क के लिए मत सोचिए, उसका वादा अल्लाह ने किया है। हमें अपने स्किल पर भरोसा रखना है, हमें अपने स्किल को हमेशा इम्प्रूव करना है, उसके लिए टाइम देना है, कंसिस्टेंटली टाइम देना है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। अगर ये चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने करियर गोल को अचीव कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग करियर इन मेडिकल फील्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड you need to think about your mathematics and science. These two subjects should be very strong. Especially all your science concepts and mathematic concepts should be very strong. Formulas especially. अगर ये आपके strong है, then your journey in 11th and 12th standard will be more easy for you. क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे 95% लेकर 10th में पास होकर स्कोर करके हमारी क्लासेस में आते हैं, बट व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी इन 11th स्टैंडर्ड, अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट आर द फॉर्मूलाज, उनको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है केमिस्ट्री में। तो ऐसी चीज़ों में अगर आपको लग रहा है कि आपने 95% स्कोर कर लिया एंड यू आर टॉपर ऑफ द स्कूल, आप एक छोटे से कुएं में हैं फिलहाल। अगर आप स्कूल में हो तो एक छोटा सा कुआं है, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया में जा रहे हो 11th स्टैंडर्ड में, तो सिर्फ हमारी क्लास में पूरे मीरा भाईंदर के बच्चे आ रहे हैं। तो मोर देन 120 स्कूल्स आर देयर। 120 स्कूल के बच्चों में से जो टॉपर्स हैं अगर हमारे पास आ रहे हैं तो यू आर जस्ट वन ऑफ देम। एंड द पोर्शन ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड इज वेरी लिमिटेड। जब 11th स्टैंडर्ड में आते हैं आप तो पोर्शन इज क्वाइट वास्ट, इट इज इन डिटेल। देन यू हैव बीन स्टडिंग योर स्टेट बोर्ड सिलेबस, लेकिन आप जब एंट्रेंस की बात करते हैं तो इट इज एनसीईआरटी सिलेबस, इट इज क्वाइट डिटेल्ड सिलेबस। तो आपको सिलेबस का जो शिफ्ट है उसके बारे में समझना होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम इज इवॉल्विंग। स्टेट बोर्ड के सिलेबस को पढ़ना और एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल करियर शुरू होता है, उसके लिए एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ना है। आप अगर सिर्फ स्टेट बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, आई बेट यू विल नेवर स्कोर एंड यू विल नेवर पास इन योर नीट एग्जामिनेशन। तो अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आई है जहाँ पे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन कॉलेज में हो जाते हैं, लेकिन आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ाया जाता है वो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। देयर इज नो कॉलेज हु इज टीचिंग एनसीईआरटी सिलेबस एज ऑफ नाउ। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को हम अगर कॉलेज भेज रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, पहले तो वो कॉलेज में 10th के बाद कॉलेज में सीट सिक्योर करते हैं,
तब तक आप अगर देखो कि जो पेरेंट नॉलेज रखते हैं या वो काउंसलिंग पहले से कराते हैं, उनके दिसंबर में एडमिशन हो जाते हैं, बिफोर द 10th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। और उन बच्चों के एडमिशन दिसंबर में हो जाते हैं। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होते हैं, उसके दूसरे दिन से उनका बच्चा क्लासेस में डेमो लेक्चर के लिए आता है, बिकॉज द स्टूडेंट वांट टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी सिलेबस को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, उसके मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, उसका टेस्ट सीरीज कैसे होगा। ये सब जानने के बाद बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है, उसकी फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट उसके लिए प्रिपरेशन करने लगती है कि उसका टाइम शेड्यूल कैसे बनेगा, छुट्टियों की प्लानिंग होती है। बिकॉज 2 साल जो बच्चा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके फैमिली फंक्शंस भी उस तरीके से प्लान होते हैं। मतलब उस घर में अगर शादी भी है तो वो पोस्टपोन होती है, या तो उस बच्चे को अलग रख के सारे फंक्शंस प्लान करते हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट गेट इनटू द मोड ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। इफ यू आर प्लानिंग फॉर नीट, अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। उसके बाद में आप जब नीट की पढ़ाई कंप्लीट करके आउट ऑफ 720 मार्क्स, इफ यू आर स्कोरिंग अबाउ 620, 630, then you have a fair chance to secure a seat in government medical college, जहां पे आपकी फीस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, आपको सिर्फ हॉस्टल का खर्च होता है। If you are not securing your seat in the government medical college, you have to pay from your packet for the private medical college, जहाँ पे फीस, मिनिमम फीस जो ट्यूशन फी है वो 90 लाख रुपए से शुरू होती है, which I don't think any normal middle class family would be able to afford. And then you have to change your career plan then. तो आपका जो ख्वाब है MBBS डॉक्टर बनने का या BDS बनने का, वो आपका रह जाएगा। Then you'll have to switch to other medical options. लेकिन मैम जैसे बता रही थी अभी कि सिर्फ MBBS बनना यानी कि डॉक्टर नहीं है। इवन इफ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, you are a BUMS doctor, BHMS, BAMS doctor, Siddha therapy, veterinary doctor, you are a medical practitioner, definitely you are doing a charity and you are doing a noble cause. तो get into the mode, but first set your mind कि करियर काउंसलिंग करना है, उसके बाद हमें डिसिप्लिन होना है उस करियर को अचीव करने के लिए। इफ यू आर प्लानिंग योर करियर, कंटिन्यूसली चेक कि आप कहाँ पहुँचे हो, और अपने मोबाइल फोन से बचें। इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल्स, राइट? थैंक यू सो मच।